हेलो नमस्कार द फिल्मी क्वेने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हर शनिवार या रविवार हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेने के लिए आपके जो भी सवाल होंगे आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। खैर चलिए लेते हैं आज के दिन के अपने पहले कमेंट को। दोस्तों पहला जो कमेंट है वो है अपने जय सोलंकी जी का और जय जी लिखते हैं कि टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर में कौन सी फिल्म फर्स्ट डे पर बड़ी ओपनिंग लेगी, प्लीज आंसर। और ठीक इसी तरह टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर पर हमारे पास काफी सारे कमेंट आ चुके हैं जिसमें लोगों ने पूछा है कि इसमें से कौन सी फिल्म जीतेगी या फिर इन दोनों फिल्मों पर मेरा क्या टेक है। तो इन सारी चीजों को हम यहीं पर कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तो ऑब्वियस है, जब किसी फिल्म का सीक्वल रिलीज होता है तो उसको लेकर हम काफी एक्साइटेड रहते हैं। धुरंधर का पार्ट 1 पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था और मेरा ऐसा मानना है कि धुरंधर की जो सक्सेस है वो कई महीने में बाहुबली के लेवल की ही सक्सेस है। हालांकि बॉलीवुड फिल्मों को उतना सेलिब्रेट नहीं करते इसलिए इस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन धुरंधर जैसी सक्सेस वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलती है। मतलब दशकों में कोई ऐसी फिल्म आती है जिसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। आप जरा सोच के देखिए, एक फिल्म जिसको साउथ बेल्ट से उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, बहुत ही मिनिमम सपोर्ट मिला, गल्फ कंट्रीज में भी वो फिल्म बैन थी, इसके बावजूद वो फिल्म 1400 करोड़ प्लस का बिजनेस करती है, कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि धुरंधर का जो पार्ट 2 है वो बॉक्स ऑफिस पर अपने लाइफ टाइम में बहुत ही बड़े कलेक्शन निकाल कर देगा। देखिए 1500 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया और ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म 2000 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। साथ ही साथ ये हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनेगी जो 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन करके दिखाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम में धुरंधर जो है वो टॉक्सिक को दोहरे मार्जिन से बीट करेगी। हालांकि टॉक्सिक के लिए किसी तरह का हेट नहीं है, हम उस फिल्म को भी देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मुझे यही फील होता है। हालांकि टॉक्सिक के केस की अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग काफी बड़ी निकल कर आने वाली है। ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हैं कि धुरंधर से एग्जैक्टली डबल, लेकिन जो डे वाइज कलेक्शन होता है उसमें धुरंधर बाजी मारेगी और अपने लाइफ टाइम में 1600-1700 करोड़ का बिजनेस तो बड़े आराम से करेगी। वहीं टॉक्सिक की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो 800 से 900 करोड़ ही जाने वाला है। बहरहाल इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है अपने इमकान अहमद जी का। वे लिखते हैं कि अजय देवगन इन टॉक विद साउथ डायरेक्टर मुफ्ती भारती रंगल, फेम कन्नड़ा डायरेक्टर नार्दन इन एक्शन फिल्म, इट्स ऑफिशियल या रूमर, प्लीज अपडेट। देखिए इस तरह की अपडेट तो निकल कर आई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर ने अजय देवगन सबको एक फिल्म के लिए अप्रोच किया है, तो ये रूमर तो नहीं है। हालांकि चीजें अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है, जब तक फाइनल स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाती और अजय देवगन की तरफ से अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक इसे कंफर्म तो नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि ये रूमर नहीं है, इस तरह की चीजें हो रही हैं और आई होप कि ऐसा एक मास डायरेक्टर अजय देवगन को मिले तो अजय देवगन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करने का पोटेंशियल रखते हैं। खैर इसके बाद अगला जो कमेंट है वो अपने S.U.C का। सर आई थिंक वाराणसी हिंदी बेल्ट में ज्यादा नहीं चलेगी, महेश बाबू का ज्यादा फैंस नहीं है हिंदी में, वैसे भी वाराणसी की ज्यादा हाइप नहीं है। देखिए मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। डेफिनेटली महेश बाबू आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और हिंदी बेल्ट में भी उन्हें लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वाराणसी जो फिल्म है इसका जो स्टार फेस है नॉर्थ बेल्ट में स्पेशली, वो महेश बाबू नहीं बल्कि S.S. राजामौली है और S.S. राजामौली ग्लोबल स्टेज पर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके फेस के चलते फिल्म को जबरदस्त हाइप मिलेगी और उनके होने के चलते उनका जो विजन है, केवी विजेंद्र प्रसाद साहब की जो राइटिंग है, ये सब मिलके मतलब बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा ओवरऑल हमें थिएटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो आप ये देखना फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करेगी, ऐसा नहीं है कि फिल्म बिजनेस नहीं करेगी, फिल्म की जबरदस्त हाइप है और आप ये बहुत ही बड़ी ओपनिंग लेकर दिखाएगी डेफिनेटली। इसके बाद अपने मिस्टी खोर जी का क्वेश्चन ये है कि फैन ऑफ S.S. राजामौली, ओके भाई, उनकी महाभारत सीरीज कब आएगी, प्लीज बताओ ना भाई, तुम्हारा वीडियो रोज देखता हूँ। मिस्टी खोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। देखिए महाभारत राजामौली साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आएगा तो जरूर। हालांकि एक इंटरव्यू में मैंने ऐसा सुना था कि ये जो मूवी है महाभारत ये S.S. राजामौली की लास्ट फिल्म होगी, मतलब इस फिल्म को बनाने के बाद राजामौली किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं करेंगे, ऐसा सुनने में आया था। अब ऐसा है कि नहीं है, लेकिन हाँ ये ड्रीम प्रोजेक्ट है राजामौली साहब को, डेफिनेटली जब भी आएगा बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगा। इस तरह के रामायण महाभारत हम फिल्म देखना चाह रहे थे। सो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि देखो अभी नीतीश तिवारी की रामायण आ रही है तो हो सकता है कि महाभारत फ्लोर पर जल्दी जाए, क्योंकि महाभारत बहुत सारे लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बॉलीवुड भी महाभारत पर फिल्म बनाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद S.S. राजामौली को ये जो मूवमेंट है इसको जल्दी से ग्रैब करना चाहिए। वाराणसी के बाद ये फिल्म फ्लोर पर चली जाए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। फिलहाल अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये फिल्म बनेगी जरूर और पक्के तौर पर बनेगी। खैर अगला क्वेश्चन अपने जीत चौधरी जी का है। जीत जी लिखते हैं कि भाई डॉन 3 मूवी को रणवीर सिंह के छोड़ने के बाद अब रणवीर सिंह की जगह किस एक्टर को लिया जा सकता है, एंड क्या फ्यूचर में डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकता है, बिकॉज आज के टाइम पर कोई भी बड़ा तेलुगु सुपरस्टार पुरी जगन्नाथ के साथ काम करना नहीं चाहता। प्लीज अपने नेक्स्ट Q&A वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा।
ठीक है जीत भाई, देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरी जगन्नाथ की 3-4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या फ्लॉप हुई कि तेलुगु एक्टर्स ने उनके साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाना ही बंद कर दिया। और यही वजह है कि पुरी जगन्नाथ जो है फिलहाल तमिल एक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी हाल में ऐसा हुआ है कि उन्होंने विजय सेतुपति के साथ एक फिल्म बनाई है जो कि पुरी जगन्नाथ की नेक्स्ट अपकमिंग रिलीज होने वाली है। इसके बाद अभी लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो पुरी जगन्नाथ तो सूर्या का कोलैबोरेशन हो सकता है। जी हाँ, इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आनी शुरू हो चुकी है और पुरी जगन्नाथ सूर्या के साथ डिस्कशन में है। अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाती हैं तो पुरी जगन्नाथ और सूर्या का जो कोलैबोरेशन है मे बी ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े कमबैक के तौर पर टर्न आउट हो सकता है। वहीं अगर डॉन सीरीज की अगर हम बात करें तो देखिए डॉन फ्रेंचाइजी को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि पूरी तरह से डेड हो चुकी है और कोई भी इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर इतना बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहा। ना तो फिल्म के लीड एक्टर डॉन 3 करना चाहते हैं, इनफैक्ट रणवीर सिंह ने भी यहाँ पर बैकफुट ले लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर को इसके पार्ट 3 को रिवाइव करने की बजाय किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए। वहीं अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं कि इसकी फर्स्ट चॉइस कौन सी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन इसके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। खैर, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहम्मद दानिश जी का। मोहम्मद दानिश जी लिखते हैं कि क्या सूर्या के रोलेक्स पर कोई मूवी बनेगी? डेफिनेटली बनेगी। लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि हाँ, रोलेक्स पर मूवी आएगी, कैथी 2 आएगी, विक्रम 2 आएगी। तो ये सारे लाइनअप है, लेकिन कब तक आएगी अभी इसको लेकर हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते कि कोई लोकेश कनगराज अभी अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म बनाएंगे, इसके बाद कैथी 2 आएगी, फिर इस बीच में उनकी कौन सा प्रोजेक्ट आ जाएगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, रोलेक्स पर फिल्म तो डेफिनेटली आएगी। इसके बाद आदित्य जी का क्वेश्चन ये है कि भाई अल्लू अर्जुन की मूवी आदित्य धर के साथ आ रही है या नहीं, प्लीज भाई टेल मी। देखिए आदित्य धर और अल्लू अर्जुन एक फिल्म को लेकर डिस्कशन में तो हैं और वो मूवी मोस्ट प्रोबेबली इमॉर्टल अश्वत्थामा ही है, लेकिन अभी ये सारी चीजें स्क्रिप्टिंग स्टेज पर भी नहीं गई हैं। देखिए अब इस समय आदित्य धर जो है वो धुरंधर 2 में व्यस्त हैं, अल्लू अर्जुन अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। तो ये बातचीत तो चल रही है। अगर ये सारी चीजें कंफर्म होती हैं उसके बाद स्क्रिप्टिंग स्टेज पर जाएगी, फिर जाके फिल्म को अनाउंस किया जाएगा, तो यानी इस चीज में अभी लंबा समय लगने वाला है। लेकिन हाँ, डिस्कशन में तो है, ये रूमर्स तो नहीं है। अब देखते हैं कि भाई जितनी जल्दी ये फिल्म फ्लोर पर जाती है कि नहीं जाती है। इसके बाद तेजस जी का क्वेश्चन है, जय श्री राम भाई। वेद भाई, आप मराठी सिनेमा के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्वेश्चन ले लो मेरा। देखिए तेजस भाई, ऐसा नहीं है कि मैं मराठी सिनेमा के बारे में बात नहीं करता। अभी हाल में जब 10 अवतार मूवी आई थी तो मैंने उस पर 2 वीडियो बनाए थे। सो मैं बात तो करता हूं, लेकिन कोई उस तरह की फिल्म अभी आएगी तो डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। रही बात मराठी इंडस्ट्री की, हमने 3-4 ऐसे वीडियो करे जहां पर हमने उन फिल्मों की बात करी जिन्हें मराठी इंडस्ट्री से कॉपी किया गया, मराठी इंडस्ट्री के इतिहास पर हमने बात करी। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में मराठी इंडस्ट्री की फिल्मों पर भी मैंने डिस्कस किया है। और हाँ, आपकी शिकायत जरूर है कि हम इस पर कम बात करते हैं, तो कोशिश करेंगे। अभी मैं लगा हुआ हूँ कुछ चीजों में, बहुत जल्द अनाउंस करूंगा, तब इस चीज पर मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा। खैर, इसके बाद सोनू जी का क्वेश्चन ये है कि भाई पहले भी कहा था कि अल्लू अर्जुन को एक मूवी एस एस राजामौली के साथ और एक प्रशांत नील के साथ करनी चाहिए आफ्टर वाराणसी एंड AA23, व्हाट्स योर ओपिनियन? तो देखिए हाँ, राजामौली के साथ अल्लू अर्जुन का प्रोजेक्ट तो आना चाहिए। मैं भी उस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हूँ, लेकिन राजामौली जो है वो कहीं ना कहीं, इतने सारे इंटरव्यू देखते हैं, वो प्रभास को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, NTR की बात करते हैं, रामचरण की बात करते हैं, महेश बाबू की बात करते हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन के केस में मैंने अभी तक कोई इसी तरह की हिंट देखने को नहीं मिली। डेफिनेटली अल्लू अर्जुन और राजामौली का कोई कोलैबोरेशन हो जाए तो मजा ही आ जाएगी। अल्लू अर्जुन का स्टारडम, ठीक है, और राजामौली का विजन, डेफिनेटली वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक फिल्म तो पक्के तौर पर आनी चाहिए। और रही बात प्रशांत नील की, मतलब जितने स्टार एक्टर हैं डेफिनेटली वो बड़े बड़े स्टार के साथ कोलैब करेंगे, तो अच्छी बात है। आ जाए तो अच्छी बात है, कोई उससे प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को। इसके बाद फ्लब एक्सप्लेनर जी क्वेश्चन है, भाई मुझे तो लगता है कि सनी देओल का स्टारडम फेक है। बिना पाकिस्तान और अपनी ब्लॉकबस्टर मूवीज के सीक्वल की उनकी मूवी 130 करोड़ भी नहीं कमा पाती, तो वरुण धवन की मूवी भी इतना कमा लेते। ठीक है, देखिए फ्लब एक्सप्लेनर जी, मैं यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहूंगा और थोड़ा सा मैं आपकी बात से एग्री भी हूँ। काटना ये चाहूंगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि सनी देओल का स्टारडम नहीं है। सनी देओल जो है उनकी एक पहुंच है, उन ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पहुंच है जहां पर लोग, मतलब मास सेंटर्स हो गए, BC सेंटर्स हो गए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मतलब मास बेल्ट में उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। जो आपको देखो, जो 40s के उम्र के लोग होंगे या फिर जो अपने 45 की उम्र में होंगे या 30-35 के जो लोग हैं, वो सनी देओल की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात सच है कि उनका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल जो है वो 500 करोड़ 600 करोड़ वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी है कि वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम जैसे एक्टर को वो फिलहाल अपनी बैक टू बैक सक्सेस से सरपास कर चुके हैं। अभी अगर देखा जाए तो करंटली, अगर एक्चुअल देखा जाए तो सनी देओल का जो मार्केट है वो 120 करोड़ से 150 करोड़ वाला है, मतलब 500 करोड़ 600 करोड़ वाला तो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉर्डर 2, गदर 2 है, इस तरह की फिल्में हैं, उन्हें सनी देओल को करने से बचना चाहिए। देखिए इस समय तो प्रोड्यूसर तैयार हैं, उन्हें मालूम है कि अगर वे सनी देओल को लेकर इस तरह की फिल्में बनाएंगे, गदर 3, बॉर्डर 4, इंडियन 2, तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी। लेकिन इसका एक टाइम है, इंसान एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, लेकिन उसके बाद फिर यही कहेगा कि इंसान बोर हो जाएगा कि यार बैक टू बैक उसी तरह की फिल्में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनी देओल के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग ये है कि अब वे गदर 3, बॉर्डर 3, इस तरह के जो सीक्वल प्रोजेक्ट हैं, इसमें एक लंबा गैप रखें, एटलीस्ट 3-4 साल का, और इस बीच में जाट करें, लाहौर 1947 करें, कुछ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में करें।
और फिल्में अगर आराम से 120 करोड़ 130 करोड़ का ग्रॉस धंधा भी करती हैं तो वो मेरे हिसाब से फेयर इनफ है। क्योंकि अगर आप देखें शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इन स्टार्स की फिल्में भी इस तरह का बिजनेस नहीं कर रही है। ऐसे में एक ऐसा स्टार जो 80s में लॉन्च हुआ था उसकी फिल्में इस तरह का धंधा कर रही हैं तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी बात होगी। बस वे ये है ना, बॉर्डर 3, गदर 3 इस तरह की फिल्मों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब हाई टाइम आ चुका है इस तरह की फिल्मों को अवॉइड करने का। एटलीस्ट एक लंबा गैप हमें चाहिए। और वैसे भी गदर 2 ने, बॉर्डर 2 ने सनी देओल को लाइमलाइट में तो ला ही दिया है। अब वे ओरिजिनल प्रोजेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा और वे कर भी रहे हैं। फिलहाल जाट 2 आएगी, जाट 2 200 करोड़ का बिजनेस करने की पोटेंशियल रखती है। लाहौर 1947 150-200 करोड़ तक जाएगी। तो ये सारी जो फिल्में हैं ये डेफिनेटली सनी देओल के मार्केट को बूम करेंगी। और रही बात वे गदर 3, बॉर्डर 3 कितनी बड़ी सक्सेस हो जाए, लेकिन इंसान यही कहेगा कि भाई नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर खेल रहे हो या फिर पैट्रियोटिक फिल्में हैं इसी वजह चल रही हैं। तो इस तरह की फिल्मों को करने से बचना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। खैर इसके बाद अगेन इन्हीं का क्वेश्चन ये है कि राणा बली, राउडी जनार्दना और पैराडाइज बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। देखिए राणा बली और राउडी जनार्दन को लेकर मेरा ऐसा मानना है 150 करोड़, ठीक है। और पैराडाइज को लेकर मैं ऐसा सोचता हूं कि ये फिल्म 200 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे में जुड़ा है कि विच एक्टर हैज अ हाई चांस टू बिकम नेक्स्ट सुपरस्टार इन तेलुगु टियर 2। टियर 2 की बात करो, अच्छा कौन सा, मतलब टियर 2 स्टार है जो मतलब टियर 1 में जा सकता है, यही आपको कहने का मतलब होगा। तो देखिए वैसे तो टियर 1 स्टार्स की लिस्ट में शामिल होना बहुत कठिन है, क्योंकि अल्लू अर्जुन, रामचरण, महेश बाबू, प्रभास, जूनियर एनटीआर, इनका मार्केट अलग ही लीग पर पहुंच चुका है। मतलब जो एक्टर अब 200 करोड़ 250 करोड़ पर जाना चाह रहा है तो ये एक्टर 500 करोड़ और 1000 करोड़ की बात करने लगे। खैर टियर 1 पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर वो एक्टर हो सकता है तो नानी ही हो सकता है और दूसरा एक्टर तो नहीं है। फिलहाल पैराडाइज के थ्रू वे थोड़ा सा मास एक्शन फिल्मों में अच्छा ट्राई कर रहे हैं, पैन इंडिया पर बड़ी रिलीज उसको मिलने वाली है। तो वो फिल्म जो है नानी के कैरियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म होगी डेफिनेटली, पक्के तौर पर, जो 200 करोड़ 250 करोड़ का बिजनेस तो करेगी। खैर इसके बाद अगला क्वेश्चन करण गेमिंग जी का है कि हेलो ब्रदर, मैं 2020-2021 से आपकी वीडियोस को देख रहा हूं और मैं पहले भी आपसे क्वेश्चन किया था, इस बार भी मेरा सवाल है कि क्या RR2 बनेगी और अगर बनेगी तो फिर कब, और रामचरण सर RC-17 के बाद अपकमिंग लाइनअप के बारे में बताओ प्लीज ब्रदर, पिक माय क्वेश्चन। थैंक यू करण जी हमारे वीडियोस के साथ बने रहने के लिए इतने लंबे समय से। तो सबसे पहले बात करते हैं रामचरण की। देखिए रामचरण की अगली फिल्म बच्ची बाबू सना के साथ है, जो है पेड्डी, जो कि आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इनकी अगली मूवी सुकुमार के साथ होने वाली है, यानी कि RC-17। और इसके बाद रामचरण की अगली फिल्म कौन सी होगी, टू बी ऑनेस्ट इसका किसी भी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। देखिए कोई फालतू बात करके मैं आपको किसी तरह का दिलासा नहीं देना चाहता हूं। सच्चाई यही है कि रामचरण के RC-17 के बाद की किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना ही रूमर्स इस तरह के निकल के आए। सो अभी इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। और रही बात RRR की, तो देखिए RRR अपने में एक कंप्लीट फिल्म थी, मुझे नहीं लगता उसके सीक्वल की जरूरत है और उसका सीक्वल कभी भी नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर इसके बाद बात करते हैं पवन चौधरी जी की। पवन चौधरी जी लिखते हैं कि भाई कौन कौन चाहता है कि LCU में अजित कुमार का कैमियो हो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में अजित कुमार। देखिए हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में अजित कुमार साहब भी आ जाए तो तमिल इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाएगा। मैं तो चाहता हूं, बाकी आप लोग बताइए कि क्या आप LCU में अजित कुमार को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अजित कुमार बेहतरीन एक्टर हैं, डेफिनेटली उनकी एक्ट्री हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। खैर इसके बाद अगेन पवन चौधरी जी का क्वेश्चन ये है कि भाई जब महेश बाबू राम के रूप में आएंगे और हनुमान जी जब अपना विराट रूप दिखाएंगे तो बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट हो जाएगा। हनुमान जी जैसे प्रेजेंट करेंगे ना, राजा मौली दुनिया एवेंजर्स को भूल जाएगी। डेफिनेटली भाई, मतलब इस फिल्म में जिस तरह का चीजें सुनने को मिल रही हैं और जिस तरह का इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था वहां पर जो हमें स्केल देखने को मिला था, जिस तरह से हमारी हिस्ट्री को राजा मौली प्रेजेंट करने वाले हैं, वो सारी चीजें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई एकदम वो RRR में मुझे बहुत ज्यादा मजा आई थी। मतलब मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस था वो RRR था। और उसके बाद मैं वाराणसी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मतलब किस तरह से वो फॉरेस्ट एडवेंचर को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हमारी इंडियन हिस्ट्री को उसमें मर्ज करेंगे, दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेटली मजा तो बहुत आने वाली है। खैर इसके बाद लोकी जी का क्वेश्चन ये है कि टॉप 5 एक्टर्स विद द बेस्ट लाइनअप बताओ और क्या रणवीर कपूर फ्यूचर में प्रभास को सरपास कर सकते हैं या नहीं। देखिए टॉप 5 एक्टर्स के लाइनअप की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने तो इस पर एक सीरीज ही चला रखी है, जहां पर हमने नंबर 1 पर प्रभास पर वीडियो बनाया था, उनके ऊपर हमने उनके अपकमिंग लाइनअप की बात करी थी। नंबर 2 पर हमने अल्लू अर्जुन को रखा था, उनके अपकमिंग लाइनअप की बात करी थी। नंबर 3 पर हमने यस पर भी वीडियो बनाया था। अब नंबर 4 और नंबर 5 के जो एक्टर्स है वो मैंने आपको गेस करने को बोला था। और हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि इस लिस्ट में रणवीर कपूर का भी नाम शामिल है। रणवीर कपूर आने वाले समय का नेक्स्ट सुपरस्टार है। और रही बात प्रभास को सरपास कर पाएगा या नहीं, देखिए ऐसा कोई सवाल नहीं। रणवीर कपूर अपनी जगह है, प्रभास अपनी जगह है, हर एक्टर अपनी जगह पर सब कोई कुछ अच्छा करना चाहता है। तो रणवीर कपूर एक अच्छा एक्टर तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन उसका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। खैर इसके बाद रेहान जी का क्वेश्चन ये है कि क्या यस का डबल रोल होगा टॉक्सिक में, प्लीज आंसर। देखिए रेहान जी जिस तरह से फिल्म का टीजर निकल कर आया उसके बाद तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो जाता है कि यहाँ पर यस का डबल रोल होने वाला है। इनफैक्ट डैडी वाला डायलॉग रख के एक तरह से ऑडियंस के लिए स्पून फीडिंग कराई गई कि आप मानो कि ये बाप और बेटा और यस यहाँ पर आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे यहीं पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर गीतू मोहनदास ऑडियंस के साथ खेलने का ट्राई कर रही है और जिस तरह से स्पून फीडिंग करी गई है ऐसा तो कोई भी नहीं करता, स्पेशली डैडी वाले
डायलॉग जिस तरह से रखे गए हैं, तो वो यही बताना चाहते हैं कि आप ये मानो कि ये बाप और बेटे का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इस टेम्पलेट पे बहुत सारी फिल्में बनती हुई आई हैं। सो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिले, और ये जो लुक है यंगर वर्जन वाला, ये यस ही का मतलब यंगर वर्जन है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब देखते हैं फिल्म में क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद बेरूलाल जी का क्वेश्चन ये है कि क्या मार्को 2 आएगी या नहीं, प्लीज आंसर। देखिए मार्को 2 आएगी, और ये भी कंफर्म है कि उसमें उन्नी मुकुंदन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उन्नी मुकुंदन और फिल्म के मेकर्स के बीच में क्रिएटिव डिफरेंस हो चुका है। इसके बाद उन्नी मुकुंदन ने ऑफिशियली मार्को 2 को छोड़ दिया है। हालांकि मार्को 2 का नाम जो है वो लॉर्ड मार्को है, जिसे सितंबर में इसका टाइटल रजिस्टर कराया गया था, तो फिल्म फ्लोर पर तो जाएगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर उन्नी मुकुंदन की जगह किस एक्टर को लिया जाता है। वैसे ममूटी साहब को लिया जाए तो मैं ज्यादा एक्साइटेड रहने वाला हूँ कि ममूटी साहब देखने को मिलेंगे, तो फिल्म का स्केल थोड़ा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद बेरूलाल जी लिखते हैं कि भाई आपकी शादी हो गई या नहीं, प्लीज आंसर। देखिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे पीछे पड़ चुके हैं। हो सकता है 2026 के लास्ट तक, 2027 तक हो जाए। सो ऐसा चीजें चल रही हैं लाइफ में, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ 1-2 साल रुक जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जय जी का क्वेश्चन ये है कि इस वर्ष आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा उत्साहित हैं। देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं तो मैं धुरंधर के पार्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और इसके बाद मैं किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं, और एक फिल्म का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एक पिक्चर है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, लेकिन उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मोहम्मद जी का। मोहम्मद जी लिखते हैं कि क्या आपकी धूम सीरीज में फेवरेट मूवी कौन सी है। धूम सीरीज में मुझे धूम का पार्ट 1 अच्छा लगा था, पार्ट 2 भी अच्छा लगा था, दोनों इक्वली मुझे पसंद आई थी, और पार्ट 3 मतलब ठीक है, ओके ओके लगा था। इसके बाद क्या ऋतिक रोशन 1000 करोड़ की मूवी दे पाएंगे। देखिए 1000 करोड़ की मूवी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस फिल्म को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया जाए, फिल्म की हाइप अच्छी खासी हो तो बन सकता है। जैसे कि ऋतिक रोशन की क्रिस 3 को अगर सही तरह से बनाया जाता है, अच्छी खासी स्टार कास्ट को लिया जाता है, साउथ के पॉपुलर फेसेस को उसमें एंट्री कराई जाती है, तो डेफिनेटली मतलब वो फिल्म भी अच्छा खासा बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती है। और ऋतिक को मतलब हॉलीवुड लेवल का एक्टर है, बॉलीवुड उसको काफी लंबे समय से वेस्ट करता है, कुछ सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो अच्छी खासी बात बन सकती है। और ऋतिक रोशन की अपकमिंग प्रोजेक्ट देखिए क्रिस 3 होने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा बजट इश्यूज के चलते वो फिल्म क्रिस 4 है ना शायद, हाँ क्रिस 4 ही होने वाली थी, लेकिन बजट इश्यूज के चलते उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा गया है। और अभी जो ऋतिक रोशन की अगली फिल्म है वो होम्बले फिल्म्स के अंदर होने वाली है, शायद से उसका डायरेक्शन पृथ्वीराज सुकुमारन हो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्टार एक्टर ही उस फिल्म को डायरेक्ट करेगा। इस तरह की लीक्स निकली, फिलहाल अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है। खैर इसके बाद रवि जी का क्वेश्चन ये है कि ऋतिक वर्सेस टाइगर वॉर मूवी बना वैसा ही कि कभी ऋतिक वर्सेस विद्युत एक साथ नजर आ सकते हैं। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं ऋतिक वर्सेस विद्युत को, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि विद्युत जो है वो कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन को स्क्रीन पर काफी टफ टक्कर देंगे। लेकिन एज वी नो ऋतिक रोशन मतलब उनको अलग ही लीग का एक्टर माना जाता है, विद्युत जामवाल मतलब उस लीग के एक्टर नहीं है, तो इतना मतलब सेम पोजीशन पर दोनों को कास्ट तो नहीं किया जाएगा। हालांकि इतना जरूर हो सकता है कि एकदम प्रॉपर विलन के तौर पर विद्युत जामवाल नजर आए, जैसा कि हमें हॉलीडे में नजर आए थे, उस तरह से भी ऋतिक रोशन की फिल्म में उनको कास्ट किया जाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा। खैर इसके बाद मोहम्मद रेहान लिखते हैं कि मेरा सवाल यह है कि पॉडकास्ट चैनल चालू कब होगा। इसी तरह विकास समझिया लिखते हैं कि भाई पॉडकास्ट करो, 6 महीने से ज्यादा हो गए। हैप्पी बहुगुणा जी लिखते हैं भाई कैसे हो, और पॉडकास्ट को लेकर इनका भी क्वेश्चन है। साथ ही साथ मेघवन जी के तो मतलब बैक टू बैक हमारे सारे वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि पॉडकास्ट कब चालू होगा कब चालू होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इन सारी चीजों को जवाब देने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए इस समय की जो सिचुएशन है, हम 3 लोग मिलकर पॉडकास्ट करते थे, सत्यविजय भाई, रामोतार भाई और मैं, और अगर देखा जाए तो फिलहाल तीनों के चैनल बुरी तरह से डाउनफॉल में है। मैं सत्यविजय भाई को थोड़ा सा उसमें नहीं रखूंगा, लेकिन राम भाई और मेरा जो चैनल है वो पूरी तरह से डाउनफॉल में है। अब आप कहोगे कि आप कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे हो, शायद इस वजह से ऐसा होगा, लेकिन दोस्त अगर कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे होते तो शुरुआत में वीडियो क्यों चलते। एक टाइम के बाद जब चैनल पुराना हो जाता है तो यूट्यूब उन्हें रिकमेंड करना बंद कर देता है, यही हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। तो अभी जब इंसान के साथ जब ऐसा होता है, उसका जब मेन काम अच्छा ना चल रहा हो तो दूसरी चीज पे इंसान चाह के भी फोकस नहीं कर पाता। सेम वही हमारे साथ है यार, चैनल चल नहीं रहा, हम सोच रहे किसी तरह से कुछ तो ऐसा करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, उसके बाद पॉडकास्ट वगैरह कर लेंगे। अपने मेन चैनल पर फोकस करने की वजह से हम उस चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये सच है। और मैं अभी ये भी नहीं बता पाऊंगा कब तक चालू होगा कब तक नहीं चालू होगा, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अभी मतलब सब अपनी अपनी लाइफ में परेशान है। राम भाई का चैनल भी नहीं चल रहा मतलब, और सेम आप देख ही रहे होंगे किस तरह का फ्लैक्चुएशन हमारे व्यूज में भी है। सो यही वजह है कि आप दूसरी चीज पर काम करने को उतना मन कर नहीं पा रहा है। खैर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है इमाज खान जी का कि कल्कि 2 में अमिताभ बच्चन का कोई अपडेट। हाँ कल्कि 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अमिताभ बच्चन और कमल हसन रिस्पेक्टिवली अपने रोल्स को शूट करना चालू कर चुके हैं। इसके बाद मोहम्मद रोहान लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन को लेकर कोई सोलो मास एंटरटेनर मूवी क्यों नहीं बनाते। देखिए
अगर आप अमिताभ बच्चन, रजनीकांत की बात करते हैं, देखिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि रजनीकांत इस एज में भी मास एक्शन फिल्में कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए अर्ली 2000 में ये अमिताभ बच्चन कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट हो गए थे। मोहब्बतें आई थी, इसी तरह से अक्स में विलन का रोल प्ले किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कैरेक्टर रोल्स प्ले करने शुरू किए, बागबान किया। तो मतलब आप ये देखिए कि अमिताभ बच्चन की कोई मास एक्शन इमेज अर्ली 2000 के बाद रही नहीं है। साथ ही साथ नॉर्थ बेल्ट में मास एक्शन फिल्मों को उतना ज्यादा पसंद भी नहीं किया जाता। साथ ही साथ अगर वे इस एज में उस तरह की फिल्में करेंगे तो वो कन्विक्सिंग भी नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन ने फिलहाल इस समय जिस तरह की अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन रखी है, फिर चाहे ऊंचाई की बात करें, पिंक की बात करें, बदला की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले रहे हैं। और रही बात, हाँ, किसी डायरेक्टर का विजन हो, जैसे कि अश्वत्थामा के तौर पर उन्होंने कल्कि में नाग वत्स ने प्रेजेंट किया, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेजेंटेशन बिग बी का था लास्ट डिकेड का। तो अगर इस तरह का कोई डायरेक्टर तो करे, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब जिस तरह की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं वो अपने में परफेक्ट है। मतलब वैसी फिल्म उन्हें अब करना चाहिए। खैर, इसके बाद अगला क्वेश्चन खेदान रविदास जी का है कि स्प्लिट मूवी की कोई अपडेट बताइए। जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि कल के दिन विवेक ओबराय के लुक को रिवील कर दिया गया है। विवेक ओबराय इस फिल्म में वन ऑफ द मेजर एंटागनिस्ट के तौर पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विवेक ओबराय को लुक दिखाया गया, साथ ही साथ एक एक्ट्रेस को भी रिवील किया गया है। यानी कि एक्टर एक्ट्रेस मतलब मेल फीमेल दो लोगों को एक साथ रिवील किया गया है। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो है इसको लेकर संदीप रेड्डी वांगा सैफ अली खान और करीना कपूर को सोच रहे थे, लेकिन वो सारी बातें नहीं बनी है। और इसी को लेकर हमारे पास कबीर जी का क्वेश्चन भी है कि स्प्लिट मूवी में विलन सैफ अली खान और करीना कपूर होते तो अलग लेवल होता। देखिए, हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप ये भी सोचो थोड़ा सा, करीना कपूर के प्रोस्पेक्टिव से सोचो और सैफ अली खान के प्रोस्पेक्टिव से सोचो। देखो, संदीप रेड्डी वांगा की मूवी है, वायलेंस ब्रुटैलिटी होगी, और अगर वे विलन होंगे तो उन्हें मतलब उस तरह से दिखाया जाएगा, तो कोई भी एक्टर इस तरह के हस्बैंड वाइफ तो इस तरह का रोल करना नहीं पसंद करेंगे। शायद इसी के चलते ये सारी चीजें ना बनी हो, और मतलब ब्रुटैलिटी होगी, अब फीमेल एंटागनिस्ट होगी तो शायद उसे भी ब्रुटल वे में प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें सुनने में तो एज एन ऑडियंस हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से उतना जस्टिफाई नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर विवेक ओबराय को लिया गया। तो विवेक ओबराय मुझे सैफ अली खान से बेहतर चॉइस लग रहा है। ठीक है, और जो एक्ट्रेस है, हाँ, उसको लेकर मैं नहीं कह सकता। सो फिलहाल हाँ, सैफ अली खान, करीना कपूर तो नहीं नजर आएंगे, विवेक ओबराय आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ डोंगली का इस फिल्म के साथ नाम जुड़ा है। इसके बाद अफकोर्स जी का क्वेश्चन ये है कि क्या स्प्लिट में गोपीचंद को कास्ट किया गया है और क्या डोंगली भी है इस फिल्म में? डोंगली तो है, लेकिन गोपीचंद को लेकर देखो बीच में अपडेट तो आई थी, लेकिन उसके बाद फिर किसी तरह की अपडेट हमारे पास नहीं आई। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और थोड़ा थोड़ा चांसेस है कि हाँ, गोपीचंद में भी आपको इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्प्लिट में आपको एक विलन नहीं बल्कि 2-3 पावरफुल विलन देखने को मिलेंगे, जिसमें से विवेक ओबराय आपके सामने आ चुके हैं। इसके बाद अभी कौन कौन सामने आते हैं वो देखना बाकी है। इसके बाद अपने सूरज जी का क्वेश्चन ये है कि भाई गोपीचंद 33 अपडेट दीजिए ना भाई। देखिए, गोपीचंद 33 से जुड़ी जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप गोपीचंद के बहुत बड़े फैन है मुझे मालूम है, और आपको ये सारी अपडेट पता होंगी। जैसा कि पिछले हफ्ते एक न्यूज निकल कर आई थी कि गोपीचंद को गोपीचंद 33 में नेवर सीन अवतार में प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक नाइट सीक्वेंस होगा जहां पर आपको मैसिव एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जो कि इससे पहले तेलुगु इंडस्ट्री में फिल्माया नहीं गया। देखिए, गोपीचंद एक बड़े एक्शन स्टार हैं, उनका प्रेजेंटेशन काफी कमाल का रहा है, हमने एक्शन फिल्मों में उन्हें काफी पसंद भी किया है, हालांकि उनका मार्केट नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संकल्प रेड्डी जो है इस फिल्म के थ्रू गोपीचंद को एक पावरफुल कमबैक दे दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो फिंगर क्रॉस्ड इस फिल्म को लेकर। खैर, ये रहा हमारा आज का Q&A वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो भी क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।